Assalamu alaikum students. Today our topic is about coordination and control. First of all, we have to understand what is meant by coordination. आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 12 फ्रॉम 10 क्लास बुक टू बुक 10 क्लास, मतलब है कि इसका चैप्टर नंबर बन जाएगा थर्ड। तो कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? जब हम दो चीज़ों को कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं, हमने जब आपस में बात करते हैं तो हम कोऑर्डिनेशन करते हैं ना। जब हमने कोई मीटिंग रखनी होती है उसमें भी कोऑर्डिनेशन होती है। तो कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? एक जगह से पैगाम दूसरी जगह लेकर जाना, दूसरी जगह से तीसरी जगह पर, या फिर वापस जो रिस्पॉन्स आता है उसको वापस पहले वाले मेंबर्स के पास लेके आना। तो इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल क्या होता है कि जैसे कि अगर कोई एक इंस्टीट्यूट चल रहा है तो उसके अंदर कंट्रोल प्रिंसिपल का आएगा। तो जो टीचर्स होंगी वो कोऑर्डिनेट करेंगी एक दूसरे के साथ, और वो वापस मैसेज जाएगा आपके पास प्रिंसिपल के पास, वहाँ से ऑर्डर आएगा और उसके ऊपर कंट्रोल वो कर रही है तो फिर डेफिनेटली जो वो ऑर्डर करेंगे उसके ऊपर अमल किया जाएगा। खैर, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल को देखते हुए कोऑर्डिनेशन की सबसे पहले हम लोग देखते हैं कोऑर्डिनेशन एंड इट्स टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। ये हमारा आज का मेन टॉपिक है। कोऑर्डिनेशन क्या है? डेफिनेशन है सिंक्रोनाइजेशन ऑफ वेरियस एक्टिविटीज और एक्शंस of body or body organs as a unit is termed as the coordination. सिंक्रोनाइजेशन ऑफ वेरियस एक्टिविटीज का मतलब है कि जो आपके पास वेरियस एक्टिविटीज हो रही हैं, आपने उसको आपस में कंट्रोल भी करना है और कोऑर्डिनेट करना है डिफरेंट ऑर्गन्स के साथ। मतलब जो आपकी बॉडी है उसके अंदर बॉडी के साथ, और बॉडी के अंदर मुझे डिफरेंट ऑर्गन्स आपस में एक दूसरे के साथ जो कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, एक दूसरे से जो मैसेज की जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है उसे हम कहेंगे ये हमारे पास है कोऑर्डिनेशन। जैसा कि जब आप वर्किंग कर रहे होते हो मसल के साथ, डिफरेंट बॉडी सिस्टम के साथ, तो सारी की सारी मूवमेंट इकट्ठी हो रही होती है। जैसा कि वॉकिंग, आप वॉक कर रहे हो, वॉक करते हुए आप लोग नोट करते हो आपके थाई मसल्स, आपके जो होती हैं आर्म के मसल्स, आपकी पूरी बॉडी के मसल्स मूव कर रही होती हैं। इसका मतलब है कि ये सारी की सारी मूवमेंट एक साथ चल रही होती है। टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन के अंदर क्या आता है? टू टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन है ऑर्गेनिजम्स के अंदर। नर्वस कोऑर्डिनेशन जो नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, नर्वस सिस्टम में आता है आपका ब्रेन, आपकी स्पाइनल कॉर्ड और उससे रिलेटेड सारा सिस्टम आ जाता है। देन है केमिकल कोऑर्डिनेशन। केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है एंडोक्राइन। एंडोक्राइन सिस्टम क्या है? जिसके अंदर ग्लैंड्स काम करते हैं, जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि माइंड में होता है, पेंक्रियास ग्लैंड जो कि आपके जो आपके ब्रेन में होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड, और पेंक्रियास आ जाता है आपके जो स्टमक के ऊपर होता है, पेंक्रियाटिक जूस जहाँ से रिलीज होता है। Animals have both a nervous and chemical coordination system in their body, while जब plants होते हैं उनके पास सिर्फ और सिर्फ chemical coordination system होता है, उनके पास nervous coordination system नहीं होता। जो कंपोनेंट्स आते हैं कोऑर्डिनेशन सिस्टम एक्शन के, वो कौन कौन से आते हैं? स्टिमुलाई, स्टिमुलाई के बाद आता है रिसेप्टर्स। स्टिमुलाई वो होगा जो मुझे मूव करने के लिए उकसाएगा, मेरे ऑर्गन्स को मूव करने के लिए उकसाएगा, वो होगा स्टिमुलाई। उसके बाद आएगा रिसेप्टर, देन कोऑर्डिनेटर्स, इफेक्टर, रिस्पॉन्स। आई विल डिस्कस इट। स्टिमुलाई के बारे में अगर मैं डेफिनेशन बताऊँ आपको तो वो है एनी चेंज इन एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन प्रोवोक आ रिस्पॉन्स इज कॉल्ड स्टिमुलस। मतलब ये है कि मेरे सामने अगर गर्मी ज़्यादा है तो मेरे इंटरनल सिस्टम के अंदर फील होना शुरू हो जाएगा कि बस अब स्वेटिंग स्टार्ट हो जाए, मेरे ऑर्गन्स काम करना, मेरे हार्मोन्स काम करना शुरू कर देंगे। उस कंडीशन में मैं अपने हाथ से वो स्वेटिंग साफ कर रही हूँ, तो ये क्या है? मेरे एक्सटर्नल या इंटरनल एनवायरनमेंट में चेंज आया। किसने चेंज लेके है? गर्मी ने, हॉटनेस ने। तो वो हॉटनेस क्या है? आपके पास एक स्टिमुला है। इसके अलावा इसके एग्जांपल्स के अंदर आ जाएगा टच। मुझे टच कोई गलत चीज़ टच करी तो मैं फ़ौरन उसको हाथ को पीछे करूँगी, और कुछ मुझे अच्छी लग रही है टच करने में, मैं अपने हाथ लगाऊंगी दोबारा से। टच, हीट, कोल्ड, प्रेशर, साउंड वेव, प्रेजेंस ऑफ केमिकल्स, माइक्रोबियल इन्फेक्शन, सब क्या है? आपके पास स्टिमुलस हैं। स्टिमुलस की भी टू टाइप्स होती है, एक्सटर्नल स्टिमुलस और इंटरनल स्टिमुलस। नेक्स्ट आ जाता है रिसेप्टर्स, द ऑर्गन, tissues or cells which are specifically built to detect a particular type of stimuli are called receptors. मतलब ये कि ये डिटेक्ट करती है सामने आने वाला स्टिमुलस है वो किस चीज़ के लिए है। जैसे कि मेरे पास आई है, वो डिटेक्ट करती है सामने आई मेरे पास मेरा रिसेप्टर जो लाइट को डिटेक्ट करेगी। हैंड्स या भी स्किन मेरा रिसेप्टर है जो टच को डिटेक्ट करता है। केमिकल्स जो एयर में मौजूद होते हैं, मैं नोज से स्मेल करती हूँ कि मुझे ये फ्रेग्रेंस अच्छी लग रही है या ये स्मेल है, तो ये क्या है कि मेरे पास मेरे स्टिमुलस यहाँ पे स्टेम रिसेप्टर कौन हुआ? मेरा नोज हुआ। इस हमारे बॉडी ऑर्गन्स होते हैं जो डिटेक्ट करते हैं जो सामने वाली चीज़ है वो क्या है, इससे हम कहते हैं रिसेप्टर्स। कोऑर्डिनेटर्स क्या होते हैं?
द ऑर्गन दैट रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिसेप्टर्स, और मतलब ये कि मेरे पास मैंने रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन ली, नोज से ली, आई से ली, कि लाइट थी या ये कोई सी स्मेल थी, उसके बाद मैंने इस मैसेज को सेंड कर दिया टू अ पर्टिकुलर ऑर्गन्स ऑफ प्रॉपर एक्शन। मतलब ये कि मेरे मुझे उसके बाद क्या काम करना चाहिए, मैंने उसको ये मैसेज सेंड कर दिया। इसे हम कहेंगे कोऑर्डिनेटर्स। कोऑर्डिनेटर्स भी दो तरह के होते हैं, नर्वस कोऑर्डिनेटर्स और केमिकल कोऑर्डिनेटर्स। नर्वस कोऑर्डिनेटर्स क्या होते हैं, जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ जाते हैं, जिसके अंदर मतलब रिसीव करो इन्फॉर्मेशन, उसके बाद सारे न्यूरॉन्स के थ्रू आगे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को भेज दी जाए, जहाँ पे सारा एक्शन परफॉर्म होगा। अब इसका क्या करना चाहिए, लाइट ज़्यादा है मुझे आइज क्लोज करनी, लाइट कम है मुझे आइज ज़्यादा गौर से देखना है, इन सब चीज़ों को वो कंट्रोल कर रहे होते हैं। देन आता है केमिकल कोऑर्डिनेशन, जिसके अंदर आएगा आपके एंडोक्राइन ग्लैंड ने रोल प्ले करना होता है, जो रिसीव करते हैं इंफॉर्मेशन को बाय वेरियस केमिकल्स, बाद में इसको मैसेज को वापस में भेजते हैं बाय सिक्रीटिंग हार्मोन। जैसे कि अगर मुझे भूख लग रही है, ठीक है, ये फीलिंग मुझे कैसी आएगी, मेरे ग्लैंड्स के थ्रू ये एक्सक्रीशन होना शुरू हो जाएगी, मेरे स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड रिलीज होगा, जो मुझे उकसाएगा कि बस कुछ खा लो। ये ग्लैंड्स कहाँ से रिलीज हो रहे हैं, मेरे एंडोक्राइन सिस्टम की वजह से। इफेक्टर्स क्या है, वो वाला बॉडी पार्ट जो मैसेज रिसीव कर रहा है फ्रॉम कोऑर्डिनेटर से, मतलब मेरे ब्रेन से या स्पाइनल कॉर्ड से, फिर उसके बाद प्रोड्यूस करेगा पर्टिकुलर रिस्पॉन्स को, इसको हम कहते हैं इफेक्टर्स। नर्वस कोऑर्डिनेशन या केमिकल कोऑर्डिनेशन क्या है, नर्वस कोऑर्डिनेशन वो होगी जिसमें न्यूरॉन्स मैसेज कैरी करेंगी फ्रॉम कोऑर्डिनेटर से, और उसके बाद उसको लेके जाएंगे मसल्स या ग्लैंड या फैक्टर्स, जहाँ पे इससे काम करना होता है, मतलब फैक्टर से काम करना होता है, जैसे काम करते हैं। इसके अलावा केमिकल कोऑर्डिनेशन आएगी, जिसके अंदर हार्मोन्स कैरी करते हैं मैसेज को कोऑर्डिनेटर से, और उसके बाद मतलब ग्लैंड्स होंगे इसके अंदर, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, और टारगेट टिश्यूज तक ले जाते हैं, जैसे कि नेफ्रॉन्स एक्ट एज इफेक्टर्स और बोन्स एंड लीवर एक्ट एज इफेक्टर फॉर मेनी हार्मोन्स। रिस्पॉन्स क्या होते हैं, रिस्पॉन्स का मतलब आता है द एक्शन परफॉर्म बाय इफेक्टेड, जो एक्शन आपके इफेक्टर ने परफॉर्म कर लिया है जब उसे मैसेज मिल गया था कोऑर्डिनेटर से। मतलब ये कि अगर फर्स्ट करो मेरा पाँव किसी नुकीली चीज पर आ जाता है, मेरे अफेक्टर ने मेरे यहाँ पर अफेक्ट जो भी मैंने जो सेंस हुआ, जो मेरे पास आया था, अफेक्टर ने उसे मुझे बताया कि रिस्पॉन्स दो, के पाँव पीछे कर लो। मैंने पाँव पीछे कर लिया, तो ये क्या होगा कि मेरे पास मेरा रिस्पॉन्स होगा। फिर पुलिंग ओवर हैंड्स अवे फ्रॉम समथिंग वेरी हॉट, द मूवमेंट ऑफ फ्लावर ऑफ सनफ्लावर टुवर्ड्स लाइट, इसे हम कहते हैं रिस्पॉन्स। नर्वस कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन के अंदर क्या होगा, अगेन आई विल टेल यू। नर्वस कोऑर्डिनेशन में प्रोड्यूस होती है इमीडिएट बट शॉर्ट लिविंग रिस्पॉन्स, जबकि केमिकल कोऑर्डिनेशन के अंदर क्या होता है, स्लो बट लॉन्ग लिविंग रिस्पॉन्स। यहाँ पे मेरे पास एक स्टिमुलस है ग्लास, रिसेप्टर है आई, सेंसरी न्यूरॉन ने लिया मैसेज, ब्रेन तक लेके गया, यहाँ पर एक्शन सारा परफॉर्म हो गया, वहां से मोटर न्यूरॉन्स ने लिया और अफेक्टर तक लेके आया, मेरे ग्लास पे हाथ पे इफेक्ट करेगा कि वो बाजू से इफेक्टर आया और वहां से हाथ पे आया कि मैं वहां से ग्लास पानी का उठा लूँ, और रिस्पॉन्स क्या होगा, मैंने पकड़ लिया है और अब मैं से पी लूंगी। आफ्टर दैट जस्ट टेलिंग यू कि इसके अंदर सारा प्रोसेस क्या हो रहा होता है। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है, बट आपने इसको एज अ लॉन्ग भी याद करना है, एज अ शॉर्ट भी याद करना है। पॉइंट्स आपको मैंने बता दिए हैं, इन्हीं पॉइंट्स को फॉलो करें। इसके अलावा इसके अंदर मैंने कुछ पॉइंट्स जो मेंशन नहीं किए, वो मैंने इसके साथ साथ रिवाइज जरूर किए हैं, भाई मीन साथ साथ बोलती गई हूँ, आपने उसे भी नोट डाउन कर लेना है। अगर फिर भी कुछ समझ में ना आए तो आप मुझसे